वेलकम टू tyareexamki.com। मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आपका जीए गुरु। आज का डेली डोज करंट अफेयर के साथ मैं आपके साथ लाइव हूं, जहां पर मैं आपके साथ करंट अफेयर आज का डिस्कस करूंगा। सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग लाइव हो जाएं और बिल्कुल तैयार हो जाएं करंट अफेयर के लिए, जहां पर आज की करंट अफेयर को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें डेली के करंट अफेयर की क्लासेस में सबसे पहले जो है वो कुछ क्विजेज होंगी। उन क्विजेज को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और आज के डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और साथ में करंट अफेयर भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने आपको क्लासेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी है पहले से ही कि करंट अफेयर एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम के लिए। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से करंट अफेयर को क्लासेस को अगर आप रेगुलर बेसिस पर अगर आप देखते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। सबसे पहले करंट अफेयर की स्टार्टिंग क्लास करने से पहले सबसे पहले कोटेशन से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, जैसा मैं अपनी रेगुलर क्लासेस में करता हूं। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों का यह जान लेने दो कि आप उससे भी बेहतर या उससे भी ज़्यादा कठिन हो। कहने का मतलब कि अगर कठिनाइयां या परेशानी आती हैं तो हमें परेशान नहीं होना है। ये जो कठिनाइयां, ये जो समस्याएं, ये परेशानी आती हैं, ये हमारी उस सिचुएशन से हमें लड़ने के लिए हमें मदद करती हैं और आसानी से हम किसी भी अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि कहने का मतलब ये है कि अगर हमें सिलेक्शन पाना है तो उसके लिए बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, बहुत सारी मुसीबतें आएंगी। उन मुसीबतों और कठिनाइयों से हमें डरना नहीं है और उस कठिनाई मुसीबत को सामना करते हुए हमें अपने सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, आज 16 सितंबर है। आज ओजोन डे के नाम, जिसे हम ओजोन डे के नाम से मनाते हैं, या जिसे हम इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। तो द यूनाइटेड नेशन रिजर्व 16 सितंबर एवरी ईयर एज इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। सबसे पहले बच्चों एक बात समझना है कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ओजोन लेयर डे कब मनाते हैं 16 सितंबर को। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको सबसे पहले आपको डेज याद रखने हैं और डेज से रिलेटेड अगर कोई थीम है तो वो भी आपको प्रिपेयर करके रखना है। चलिए देख लेते हैं। सोनिया शर्मा मैम, वेरी गुड इवनिंग मैम। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेज इंपॉर्टेंट है और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है उसका थीम। तो ओजोन लेयर की या ओजोन डे की जो थीम है वो है ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। क्लियर है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको डेज याद रखने हैं और डेज के साथ अगर उसकी कोई थीम है तो वो थीम भी आपको याद रखनी पड़ेगी। क्लियर है। चलिए अब आते हैं आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट सेशन है। सबसे पहले मैं कुछ जो भी मैंने करंट अफेयर पिछली क्लासेस में कराया हुआ होता है या मैंने जो पिछली क्लास में कराई हुई है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके साथ। अगर उसके आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चंस के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियर्स डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द कंट्री ऑन व्हिच डे। कहने का मतलब इंजीनियर्स डे कब मनाते हैं। पहला ऑप्शन है 13 सितंबर, सेकेंड ऑप्शन है 12 सितंबर, थर्ड ऑप्शन है 15 सितंबर, फोर्थ ऑप्शन है 11 सितंबर। जल्दी से जो भी आंसर है आपका वो आप यहां पर टाइप कर सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है।
जल्दी से जल्दी आप रिप्लाई करते हैं। देखिए प्रशांत सर का आंसर आ गया है 15 सितंबर। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 15 सितंबर। तो प्रशांत सर कांग्रेचुलेशंस। बस ऐसे ही करंट अफेयर की क्लासेस अगर आप रेगुलर लेते हैं तो आपको जो भी क्वेश्चंस हैं वो आसानी से आपको पता चल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हु हैज ऑथर्ड हर फर्स्ट बुक टाइटल्ड माई लाइफ इन डिजाइन। एक मैंने अभी कल की न्यूज में बताया था कि माई लाइफ इन डिजाइन एक बुक है जिसे पहली बार या कहें तो पहली बुक है जिसने किसने ऑथर्ड किया है, ये क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें प्रियंका चोपड़ा, सेकंड ऑप्शन है ऐश्वर्या राय, थर्ड ऑप्शन है गौरी खान और फोर्थ ऑप्शन है करीना कपूर। इसका सही आंसर प्रशांत सर ने एक बार फिर दे दिया है। इसका जो सही आंसर है वो है गौरी खान। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चंस के लिए। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आंसर देना नहीं चाहते या कहते हैं तो यार डर से लगा रहता है कि हमारे क्वेश्चन कहीं गलत होंगे या सही होंगे। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं गलत हो रहे हैं। जो भी आपको चीजें समझ में आ रही हैं उसका आपको रिप्लाई आसानी से आपको देना है। अगर गलत होता है सही होता है वो बात का मैटर है, आपको रिप्लाई करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए। Who has launched a new scheme named गरिमा। फर्स्ट ऑप्शन है इसका नरेंद्र मोदी, सेकंड ऑप्शन है इसका नवीन पटनायक, थर्ड ऑप्शन है अमित शाह, फोर्थ ऑप्शन है गणेशी लाल। तो इसका सही आंसर देखते हैं सबसे पहले किसका आता है। क्वेश्चंस के आंसर आप सभी लोगों को देने हैं, कोशिश करने हैं आपके आंसर सही हो या नहीं हो, आंसर आपको रिप्लाई करना है। अभी तक 2 क्वेश्चन का सही जवाब प्रशांत सर ने दिया है। ऑप्शंस आर नरेंद्र मोदी, नवीन पटनायक, अमित शाह, गणेशी लाल। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर आ गया है। इसका सही आंसर प्रशांत सर ने दिया है नवीन पटनायक। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है नवीन पटनायक। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए करंट अफेयर बहुत इजी होता है, अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पर अगर आप करते रहेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज एड्रेस्ड द गृह प्रवेशम इवेंट इन व्हिच स्टेट। मैं आपको बता दूं अभी नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम स्टार्ट की जिसका नाम है गृह प्रवेशम। ये मैंने आपको कल बताया था, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सभी को 2022 तक पक्का हाउस का मतलब पक्के मकान की बात की गई है, जिसमें सभी को पक्के हाउस मिल जाएंगे। और 2021 नहीं है 2022 है, 2022 में सभी को पक्के मकान मिल जाएंगे। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसे हम कभी इंदिरा आवास योजना के नाम से जानते थे, उस योजना का एक इवेंट है गृह प्रवेशम, मतलब सबको घर मिल जाए, ये स्टार्ट किया है। और क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि किस स्टेट में इसे स्टार्ट किया गया है। इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है इसका मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर कौन सबसे पहले देता है। फर्स्ट ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन बिहार, थर्ड ऑप्शन इसका है हिमाचल प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन इसका मध्य प्रदेश। आज अभी तक सभी के सभी आंसर प्रशांत सर ने दिए और सभी आंसर क्या है सर के सही हैं। इसका सही आंसर है एमपी। देखिए सर ने फिर से सही आंसर दे दिया। इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन और वो भी लास्ट क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट वर्ल्ड बैंक इन वॉशिंगटन डीसी। अभी बात करते हैं वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको योशिदे सुगे यहां पर एक नाम है जो जापान के करंट, अगर बात करें तो जापान के करंट पीएम ऑफ
जापान सिलेक्ट किए गए हैं। जेन फ्रेजर की बात करें तो यहां पर ये भी सिटी कार्ड से रिलेटेड एक न्यूज थी। राजेश समीर कुमार खरे की बात करें तो ये एडीबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं, तो राजेश खुल्लर इसका सही जवाब है। तो राजेश खुल्लर को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट वर्ल्ड बैंक ये क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। समीर कुमार खरे की बात करें तो इन्हें एडीबी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। राजेश खुल्लर जी की बात करें तो इन्हें वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप अगर करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित किया गया है। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी has approved establishment of a new All India Institute of Medical Sciences AIIMS at Darbhanga, Bihar. This will be established under the प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। अब यहां पर एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है वो ध्यान देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहली बात किससे की जा रही है, एम्स से। एम्स का फुल फॉर्म ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इसके बाद ये एम्स ओपन करने की बात कहां की गई, किस स्टेट में, बिहार स्टेट में, और बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में बात की गई है। अच्छा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर क्या क्या चीजें याद रखनी है, किसके अध्यक्षता में, नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, कहां पर किस स्टेट में स्टार्ट की जा रही है, बिहार में स्टार्ट की जा रही है, क्या ओपन किया जा रहा है, एम्स ओपन किया जा रहा है, और यह किस योजना के अंतर्गत है। तो किस योजना के अंतर्गत है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि PMSSY प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में P स्टैंड्स फॉर या S स्टैंड्स फॉर या M स्टैंड्स फॉर, तो याद रखना है PMSSY का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। क्लियर है? तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है स्टेट का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है। चलिए, और किस योजना के अंतर्गत बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। अच्छा, अब आते हैं कुछ बिहार से रिलेटेड कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सीएम की बात करें तो इसके जो सीएम हैं वो नीतीश कुमार हैं। सीएम है नीतीश कुमार। अगर हम गवर्नर की बात करें, गवर्नर है इसके फगू चौहान। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस एम्स को ओपन करने में जो लागत लग रही है, कॉस्ट कितनी कॉस्ट लग रही है, 1264 करोड़, 1264 करोड़, 1264 करोड़। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो अमाउंट याद रखना है, सीएम याद रखने हैं, गवर्नर याद रखना है, और अगर हम बात करें बिहार से रिलेटेड तो आपको याद रखना है कहां पर, दरभंगा में एक एम्स को ओपन करने की बात की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है टिकटॉक से रिलेटेड। अभी बहुत सारे लोग टिकटॉक के बैन हो जाने से बहुत परेशान हो गए थे, तो टिकटॉक से रिलेटेड एक न्यूज है। टिकटॉक ने अपने अमेरिकी परिचालन के लिए ऑरेकल का अपना तकनीकी साझेदार बनाया है। टिकटॉक हैज चूजन ऑरेकल टू बी टेक्नोलॉजी पार्टनर फॉर इट्स अमेरिकन ऑपरेशन। तो अमेरिकन ऑपरेशन के लिए टिकटॉक ने किसके साथ साझा किया है, किसके साथ पार्टनरशिप किया है, ऑरेकल के साथ पार्टनरशिप किया है। अगर बात करें तो इस ऑरेकल से पहले माइक्रोसॉफ्ट भी इसमें था कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी टाई अप हो सकता था, बट ये टाई अप किसके साथ हुआ है, ऑरेकल के साथ। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, टिकटॉक का टाई अप किसके साथ हुआ है, ऑरेकल के साथ हुआ है। बस एग्जाम के लिए बस इतना ही याद रखना है कि किस, हो सकता है एग्जाम में ऐप पूछ ले तो ऐप का नाम याद रखना है टिकटॉक, बहुत ही फेमस ऐप रहा है
इंडिया में बहुत सारे लोग इस ऐप को यूज कर रहे थे। चलिए, इंडिया और चाइना के बीच कुछ विवादों की वजह से टिकटॉक को इंडिया में बैन कर दिया गया था। चलिए अब बात करते हैं कुछ ओरेकल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। ओरेकल के ओनर की बात करते हैं तो इसके ओनर हैं लैरी एलिसन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। इसके बाद अगर इसके हम फाउंडिंग की बात करें, फाउंड कब किया गया था, अगर इसके हम फाउंड की बात करें फाउंड की बात करें तो ये फाउंड किया गया था 1977 में। क्लियर है? तो बस आपको याद रखना है, दो बातें हो सकता है एग्जाम में पूछी जा जाए कि इसके ओनर कौन है, तो ओनर है लैरी एलिसन है और फाउंड कब हुआ था 1977 में। क्लियर है? बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि ऐप का नाम टिकटॉक है और ये किसके साथ टाई अप कर रहा है, ओरेकल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। चलिए नेक्स्ट न्यूज है अमिताभ बच्चन से रिलेटेड है। न्यूज पढ़ते हैं। Amazon.com ने अपने एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को साइन किया है। इस डील के बाद अमिताभ बच्चन एलेक्सा को अपनी आवाज देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी बन गए हैं। Amazon.com has signed up Bollywood actor Amitabh Bachchan for its Alexa voice assistant. Amitabh Bachchan is the first Indian celebrity to lend his voice to Alexa. जैसा सभी लोग जानते हैं कि एलेक्सा एक वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर की तरह यूज होता है, तो ये एलेक्सा ने यहाँ पर अभी अमिताभ बच्चन को यहाँ पर शाइन किया है अपनी आवाज देने के लिए। तो आपको याद रखना है कि Amazon.com ने अपने एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए किसको सिलेक्ट किया है, तो नाम इनका है अमिताभ बच्चन को। नाम याद रखना है और किसके लिए याद रखना है, एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए। और किस कंपनी ने, Amazon। अब बात Amazon की आई है तो Amazon से रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको याद रखना है। एक और बात है, पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। सिंपल सी बात है, करंट अफेयर से रिलेटेड आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो जो न्यूज है, करंट अफेयर को पढ़ने का मैं आपको तरीका बता देता हूं। सबसे पहले करंट अफेयर में जैसे मैंने अभी आपको ये न्यूज बताई, तो न्यूज से रिलेटेड आपको तीन चीजें समझ में आ गई होंगी। Amazon.com का नाम आ रहा है, एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट का नाम आ रहा है और तीसरा नाम आ रहा है अमिताभ बच्चन का। क्लियर है? अब Amazon का नाम आते ही एग्जाम से रिलेटेड Amazon से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कहने का मतलब, अगर कोई न्यूज HDFC बैंक से रिलेटेड है तो हमें HDFC बैंक से रिलेटेड हमें सारे फैक्ट पता होने चाहिए। अगर कोई न्यूज फ्लिपकार्ट से रिलेटेड है कि फ्लिपकार्ट ने किसी के साथ टाई अप किया या फ्लिपकार्ट ने अपना कोई मैनेजिंग डायरेक्टर या कोई CEO या कुछ भी चेंज किया, तो हमें उससे रिलेटेड हमें सारे डिटेल पता होने चाहिए। बस करंट अफेयर बहुत आसान हो जाता है अगर आप इतनी बातें समझ सकते हैं। तो Amazon की बात करते हैं। सबसे पहले Amazon की बात करें तो सबसे पहले Amazon के CEO की बात करें तो CEO हैं इनके जेफ बेजोस। CEO की बात करें या फाउंडर की बात करें, दोनों कौन है, CEO की बात करें या हम फाउंडर की बात करें, दोनों कौन है, जेफ बेजोस। इसके बाद बात करें फाउंडेड कब हुआ था या स्टैब्लिश कब हुआ था, तो स्टैब्लिश हुआ था 5 जुलाई 1994। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 5 जुलाई 1994 में स्टैब्लिश हुआ। और अगर करंट में अगर हम बात करें, जेफ बेजोस सबसे बड़े या कहें तो सबसे रिचेस्ट पर्सन है। ही इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। अगर रिचेस्ट पर्सन की बात करें तो जेफ बेजोस एक रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड के। और अगर इसके हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिएटल है। सिएटल जगह है वॉशिंगटन डीसी में। सिएटल वॉशिंगटन डीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है एडीबी बैंक के साथ। एशियाई विकास बैंक ने टेको कोनिशी, नाम इंपॉर्टेंट है, टेको कोनिशी को भारत के लिए अपना नया
देश निदेशक नियुक्त किया है। कोनिशी केनिची योकोयामा की जगह लेंगे। उन्होंने एडीबी के दक्षिण एशियाई विभाग के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अपॉइंटेड टेको कोनिशी एज इट्स न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। कोनिशी विल रिप्लेस केनिची योकोयामा who has taken over as डायरेक्टर जनरल ऑफ एडीबी साउथ एशिया डिपार्टमेंट। देखिए नाम थोड़े से टफ होते हैं, जिनको नाम उच्चारण करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि बस एक बार दो बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। नाम क्या है इनका? टेको कोनिशी। टेको कोनिशी क्या है? टेको कोनिशी। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? केनिची योकोयामा को। तो एडीबी से रिलेटेड न्यूज है। तो एडीबी से रिलेटेड क्या न्यूज है कि एडीबी के ने अपॉइंट किया है न्यू कंट्री डायरेक्टर। किसको अपॉइंट किया है? टेको कोनिशी की। एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए किसको रिप्लेस किया है, तो केनिची योकोयामा को। अब बात करें एडीबी की बात आई है तो एडीबी से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। एडीबी की बात करें तो एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशिया विकास बैंक कहते हैं। इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो मसत्सुगु असाकावा। नाम थोड़े से अजीब से होते हैं, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मसत्सुगु असाकावा नाम थोड़े से ट्रिपिकल है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसके अगर बात करें इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट हैं मसत्सुगु असाकावा। अगर हम बात करें इसका एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, एस्टैब्लिश कब हुआ था? एस्टैब्लिश हुआ था 1966 में। एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1966 में। और इसका हेडक्वार्टर है मैंडलोंग, फिलीपींस। हेडक्वार्टर कहां पर है? फिलीपींस। ठीक है, क्या क्या चीजें बता दी मैंने। इसके प्रेसिडेंट कौन है? मसत्सुगु असाकावा। एस्टैब्लिशमेंट कब है? 1966। अगर डेट पूछा जाए तो 19 दिसंबर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। BWF जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन से रिलेटेड न्यूज है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने डेनमार्क में 3 से 11 अक्टूबर 2020 के दौरान होने वाले थॉमस कप और उबेर कप को 2021 के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हैज अनाउंस्ड दैट द थॉमस कप एंड उबर कप which were scheduled to be held from 3 to 11 October 2020 in Denmark has been postponed for 2021। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? बात आई है उबेर कप की और थॉमस कप। तो उबेर कप और थॉमस कप किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से। तो एग्जाम में कभी कभी स्टैटिक से क्वेश्चन आते हैं तो पूछा जा सकता है, एसएससी या स्टेट लेवल एग्जाम में पूछ लेते हैं कि थॉमस कप या ओवर कप किससे रिलेटेड है। तो थॉमस कप ओवर कप बैडमिंटन से रिलेटेड टूर्नामेंट होता है। जैसे अगर हम इंडिया की अगर हम बात करें, जैसे वर्ल्ड कप होता है, अभी हाल ही में आईपीएल होने वाला है, सेम इसी तरह से अगर हम बात करें तो अगर बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन के लिए 2 इंपॉर्टेंट कप माने जाते हैं जिन्हें हम थॉमस कप और उबर कप के नाम से जानते हैं। इसको 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। ये होने वक्त कहां वाला था? ये डेनमार्क में होने वाला था। कब से कब होने वाला था? 3 से लेकर 11 अक्टूबर के बीच होने वाला था। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। किससे रिलेटेड? BWF से रिलेटेड, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें तो ये फाउंड कब हुआ था? 5 जुलाई 1934 को ये स्टैब्लिश हुआ था। पहली इंपॉर्टेंट बात। इसके बाद बात करें इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलालमपुर मलेशिया में है। कहां पर है? कोलालमपुर मलेशिया में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलालमपुर मलेशिया में। कोलालमपुर मलेशिया। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इसका हेडक्वार्टर कहां है? कोलालमपुर मलेशिया में है। और स्टैब्लिश कब हुआ था? ये 5 जुलाई 1934। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 क्वेश्चन। देखिए
ये क्वेश्चन स्टैटिक्स में भी पूछा जा सकता है और करंट से तो इंपॉर्टेंट है ही है। करंट में क्या पूछा जाता है कि हाल ही में होने वाला थॉमस कप और उबर कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया है। या एग्जाम में पूछा जाता है कि यह 3 से 11 अक्टूबर के बीच कहाँ होने वाला था, तो डेनमार्क में होने वाला था। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मलेशिया कोलालंपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HDFC के मैनेजिंग डायरेक्टर है आदित्य पुरी। इनको हैज बीन अपॉइंटेड कैनफर्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाई यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस, यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अवार्ड का नाम क्या है, यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020। नाम इनका इंपॉर्टेंट है, नाम क्या है इनका, आदित्य पुरी। किस बैंक के ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, HDFC बैंक के। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्या पूछा सकता है कि हाल ही में यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो किसे सम्मानित किया गया, आदित्य पुरी को। यह एग्जाम पूछा जाता है कि आदित्य पुरी किस बैंक के MD हैं, तो किस बैंक के MD हैं, HDFC बैंक के MD हैं। अब HDFC बैंक का नाम आया है तो HDFC बैंक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन फैक्ट को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए बात करते हैं HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक प्राइवेट एक बैंक है जिसका नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। HDFC बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। अगर इंडिया में अगर हम कॉमर्शियल बैंकों की बात करें, तो इसमें 3 टाइप की बैंकें आती हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक वो बैंक जिसमें 51% या उससे ज्यादा का स्टेक होल्डिंग किसका है, किसी इंडिविजुअल का है या किसी पर्सन का है। 51% या उससे ज्यादा का शेयर अगर किसी गवर्नमेंट का है तो वो कहलाएगा आपका पब्लिक सेक्टर बैंक। करंट में अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो करंट में पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं, 12, जिसमें 11 नेशनलाइज्ड बैंक हैं। 11 क्या हैं, नेशनलाइज्ड बैंक हैं, 11 नेशनलाइज्ड बैंक हैं और एक बैंक SBI इंक्लूड करके टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हो जाते हैं। कितने बैंक हो जाते हैं, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो जाते हैं। फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं, वह बैंक जो किसी दूसरे देश में काम करता है या दूसरे देश में हेडक्वार्टर है और वो हमारे देश में काम करता है, उसे हम फॉरेन बैंक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें जैसे HSBC, इसका अगर बात करें HSBC हांगकांग संघाई बैंक कॉर्पोरेशन, जैसे सिटी बैंक, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका। अब बैंक ऑफ अमेरिका अगर ये इसका हेडक्वार्टर बैंक ऑफ अमेरिका अमेरिका में है और ब्रांचेस अगर हमारे देश में रन कर रही हैं तो वह हमारे देश के लिए फॉरेन बैंक कहलाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए SBI अगर हमारे देश में है और किसी दूसरे देश, अगर SBI हमारे देश में, कहने का मतलब SBI का हेडक्वार्टर हमारे देश में है, कहाँ पर है, मुंबई में है, और अगर ये दूसरे देश में काम करता है तो वह वहाँ का फॉरेन बैंक कहलाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है बैंकिंग का कि वह फर्स्ट बैंक कौन सा है जिसने पहली फॉरेन ब्रांच ओपन की थी आउटसाइड इंडिया। तो आउटसाइड इंडिया सबसे पहली ब्रांच ओपन हुई थी लंदन में ओपन हुई थी और इस बैंक का नाम था बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। HDFC से रिलेटेड कुछ और फैक्ट बता देता हूं मैं आपको। HDFC की बात करें तो सबसे पहली चीज, HDFC फाउंड हुआ था अगस्त 1994 में। इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। एग्जाम में टैगलाइन भी पूछी जाती हैं तो आपको टैगलाइन याद रखना है। एस्टैब्लिश कब हुआ था, अगस्त 1994 में, और इसके MD और CEO कौन है, आदित्य पुरी। क्लियर यहां तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो आपकी जो नेक्स्ट न्यूज है
वरिष्ठ कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री चनेश राम राठिया कोविड-19 के कारण इनका निधन हुआ है। वेटरन कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर छत्तीसगढ़ मिनिस्टर चनेश राम राठिया पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19। देखिए यहां पर एक और बहुत बड़ी न्यूज है, कोविड-19 से रिलेटेड है कि अभी हाल ही में एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं जिनका नाम है चनेश राम राठिया। ये कहां के? छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। किसके कारण? कोविड-19। देखिए कोरोना वायरस को हम यहां पर कोविड-19 जिसे कोरोना वायरस जो 19 के नाम से जाना जाता है, इस वायरस के तहत एक और नेता की यहां पर हाल ही में अभी डेथ हुई है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि यह किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? छत्तीसगढ़। क्लियर है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले अब बात आई है स्टेट की, तो स्टेट में नाम है इसका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में सबसे पहले याद रखना है इसके सीएम की। तो सीएम कौन है इसके? भूपेश बाघेल। इसके अगर हम गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके गवर्नर हैं। और अगर हम छत्तीसगढ़ के अगर हम सीएम की बात करें तो भूपेश बाघेल। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की एस्टैब्लिशमेंट की तो 1 नवंबर 2000 को स्टैब्लिश हुआ था। तो याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज याद रखनी है कि हाल ही में चनेश राम राठिया का हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हुआ है। ये कांग्रेस नेता थे और ये छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री थे। छत्तीसगढ़ के सीएम की बात करें तो भूपेश बाघेल, गवर्नर की बात करें तो अनुसुईया उइके और एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1 नवंबर 2000। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है आपका S&P ग्लोबल रेटिंग। S&P ग्लोबल रेटिंग की बात करते हैं तो S&P ग्लोबल रेटिंग ने कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी के लिए जारी किए अपने पहले के अनुमान 5% नेगेटिव को बदलकर 9% नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। S&P Global Ratings has projected the GDP of India to contract by 9% in the fiscal year 2020-21 as against its previous estimate of 5% contraction due to impact of the COVID-19 pandemic। देखिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखिए बात समझिएगा, सबसे पहले चीज की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है क्या क्या चीजें। ये जो रेटिंग की है किसने की है? S&P ग्लोबल रेटिंग ने की है। अगर हम बात करें इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज की तो 9% यहां पर 9% नेगेटिव रहने की बात बोली है। जो पहले कितना था? 5% था, इसको बदलकर कितना बोल दिया? 9% नेगेटिव, मतलब जीडीपी -9% रहने का अनुमान बताया है। देखिए ये कोविड-19 की वजह से पहले तो जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंडिया की ग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उन्हें हम जीडीपी के नाम से जानते हैं। हमारी जो बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास है जहां पर मैं आपको बैंकिंग अवेयरनेस के सभी टॉपिक जैसे आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग अवेयरनेस, इन्फ्लेशन, बजट, चाहे वो मनी मार्केट हो, कैपिटल मार्केट हो, इन्फ्लेशन हो, सारे टॉपिक वहां पर मैं डिस्कस करता हूं। तो चाहिए तो आप वहां से हमारे वीडियोस को देख सकते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं कि जीडीपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होती है, सारी चीजें। तो यहां पर अभी के लिए मैं इतना बता दूं कि जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। इंडियन ग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उसकी मनी वैल्यू को हम जीडीपी के नाम से जानते हैं। आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से इंडिया में जीडीपी ग्रोथ बहुत स्लो हो गई है, या कहें तो बहुत सारे देशों में जीडीपी ग्रोथ डाउन जा रही है। अब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? S&P ग्लोबल रेटिंग ने इंडिया की जीडीपी को
कितने परसेंट पहले अनुमान किया था? 5%, जिसको बदल कर क्या कर दिया है? 9% नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है, जनता दल यूनाइटेड के सांसद हरिवंश नारायण सिंह को पुनः राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। उन्होंने उच्च सदन में ध्वनि मत से जीत हासिल की। जनता दल यूनाइटेड पार्लियामेंटेरियन हरिवंश नारायण सिंह हैज बीन री-इलेक्टेड एज द न्यू डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हरिवंश नारायण सिंह, नाम इंपॉर्टेंट है, हरिवंश नारायण सिंह को क्या बनाया गया है? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मतलब उपसभापति, किसका? राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? नाम इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है इनका? हरिवंश नारायण सिंह। और इन्हें क्या चूज किया गया है या क्या सिलेक्ट किया गया है, क्या इलेक्टेड किया गया है? तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है? एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के अगर हम चेयरमैन की बात करें तो राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं एम वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए चेयरमैन कौन है तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? एम वेंकैया नायडू। अगर वाइस चेयर अगर बात करें, डेप्यूटी चेयरमैन की बात करें तो डेप्यूटी चेयरमैन कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। क्लियर यहां तक है? चीजों को समझते रहेगा। कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहेगा। कहीं पर कोई भी इशू आ रहा है जहां पर जो आपको लगे कि यहां पर आपको बातें समझ में नहीं आ रही हैं, कोई डाउट हो रहा है, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी शीर्षक से एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे हैज लॉन्च्ड अ स्टेट वाइड कैंपेन टाइटल्ड माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कर्व द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक। अब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहली चीज क्या बताई गई कि महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। इन्होंने कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए, भाई सभी को पता है कि महाराष्ट्र और दिल्ली जो जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना वायरस का क्या कहें प्रसार देखने को मिला है या महामारी ज्यादा फैली हुई है, तो यहां पर उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के सीएम हैं, इन्होंने एक स्कीम चलाई है या एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहने का मतलब यहाँ के महाराष्ट्र के जितने भी लोग हैं वो हमारी फैमिली हैं, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कैंपेन शुरू किया है। किसने शुरू किया है? एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखना है। नाम इनका उद्धव ठाकरे और ये हैं कौन? ये महाराष्ट्र के सीएम हैं। तो महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और इन्होंने एक स्कीम या कहें तो एक अभियान स्टार्ट किया है। तो अभियान का नाम है माई लाइफ माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस आपको एग्जाम में दो बातें याद रखनी है। पहली चीज किस स्टेट में, दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली चीज तो स्टेट याद रखना है। अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट है महाराष्ट्र। स्टेट की बात करें तो स्टेट का नाम महाराष्ट्र है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनॉग्रेशन की बात करें तो इनॉग्रेटेड बाय सीएम की बात करें उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे काफी विवादों में भी रहते हैं उद्धव ठाकरे। इसके बाद कैंपेन का नाम क्या है? माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एग्जाम के लिए आपको याद रखना है इस कैंपेनिंग का नाम माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस स्टेट में स्टार्ट हुआ है? महाराष्ट्र में। सीएम है उद्धव ठाकरे। गवर्नर की बात करें, अगर हम महाराष्ट्र के अगर गवर्नर की बात करें तो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। चलिए
अब बात कर लेते हैं इस कैंपेन के बारे में, पूरी डिटेल पढ़ लेते हैं। अबाउट द कैंपेन माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, द डोर टू डोर सर्वे विल बी कंडक्टेड बाई द भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन BMC टू चेक द सिटीजन फॉर फीवर, लो ऑक्सीजन लेवल एंड अदर कोविड-19 सिम्टम्स। कहने का मतलब इस कैंपेनिंग में BMC चेक कर रही है सिटीजन्स को फॉर फीवर के लिए, अगर लो ऑक्सीजन लेवल है तो उसको भी चेक करेगी, या कोविड-19 से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स है पहले उसे डोर टू डोर क्या करेगी, चेक करेगी। जैसा आपने अभी देखा होगा आपके आसपास कि जो मेडिकल टीम्स आती हैं वो 1 बाय 1 डोर टू डोर आती हैं और ये चेक करती हैं कि सिम्टम्स चेक करती हैं। पहले तो टेम्परेचर चेक करती हैं, फिर इसके बाद अगर कोई सिम्टम्स हैं तो वो चेक करती हैं, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो आपको मेडिकल के लिए या आपको रेफर करती हैं जाने के लिए। चलिए दूसरी बात है, द कैंपेन विल एम टू अचीव इफेक्टिव हेल्थ केयर एजुकेशन फॉर द कंट्रोल ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक। हेल्थ केयर एजुकेशन कहने का इसका जो एम है, उसका एम है कि हेल्थ केयर एजुकेशन, कहने का मतलब हम अपने जो भी हेल्थ केयर एजुकेशन, कहने का मतलब कि अगर हमें सारी नॉलेज होगी या कोविड-19 के सिम्टम्स को पता चलते ही जो भी हमें सेफ्टी सिक्योरिटीज रखनी है, अगर वो सारी चीज़ें हम रखते हैं तो हम इन चीज़ों से बच पाएंगे। तो कहने का मतलब वैसे भी कहा जाता है कि जानकारी ही बचाव है, तो सेफ रहिए। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो ही आप चीज़ों को समझ पाएंगे, आगे कर पाएंगे, तो सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसा कि अगर कहा जाता है भाई हम अक्सर जब मार्केट में निकलते हैं, कहीं पर भी बाहर निकलें, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रॉपर मास्क को वियर करें, पहने, है ना। ऐसा नहीं कि मास्क को केवल चालान की वजह से ही हम उसको यूज़ करें, नहीं, हमें सेफ्टी की वजह से यूज़ करना है। और अपने साथ अगर कैरी कर सकते हैं तो हैंड सैनिटाइजर वगैरह कैरी कर सकें तो कैरी करें, क्लियर है। और बाहर की चीज़ों को खाने से अवॉइड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एंड NGO वॉलंटियर्स विल बी रॉब्ड इन फॉर द कैंपेन एंड वॉलंटियर्स विल गो डोर टू चेक सिटीजन फॉर फीवर लॉक्सिन। ये तो मैंने पहले बता दिया। इसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और कुछ NGOs वॉलंटियर्स भी साथ मिलकर डोर टू डोर क्या करेंगी, चेक करेंगी कि अगर किसी को टेम्परेचर या फीवर है या लो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है या कोविड-19 का कोई भी सिम्टम्स है तो उसे वो चेक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्किंग आवर ऑफ एम्प्लॉय इन प्राइवेट ऑफिसेज विल बी स्टैगर्ड एंड दे आर टू बी कॉल्ड टू वर्क ऑन अल्टरनेट डेज एंड मस्ट वर्क फ्रॉम home as much as possible. Offices have been asked to adopt digital method to avoid human contact. Video conferencing systems must be used for meetings and the health of all employees must be prioritized. अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बोली है कि वर्किंग आवर ऑफ एम्प्लॉय इन प्राइवेट ऑफिस विल बी स्ट्रिक्ट एंड दे, मतलब कहने का मतलब है कि जितने की रिक्वायरमेंट है उतने ही टाइम्स दिए जाएं और अगर जरूरत पड़े तो अल्टरनेट डेज पर बुलाए जाएं। अगर वर्क फ्रॉम होम हो सके तो वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल हो तो वर्क फ्रॉम होम किया जाए, मतलब जितना घर से अगर आप वर्क कर सके उतना अच्छा है और जितना ज़्यादा आप डिजिटल मेथड का प्रयोग कर सकें। जैसे आपने देखा होगा कि कैश वगैरह भी लेने से लोग बचते हैं तो डिजिटल पेमेंट करिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और अगर मीटिंग की बात करें तो मीटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं पर भी ऑफिस में बुलाकर मीटिंग करें, आप चाहें तो डिजिटल मीटिंग भी कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि देखिए सिंपल सी बात है, जॉब भी चलती रहे, लोगों की जॉब भी चलती रहे, वर्क भी होता रहे, काम भी पेंडिंग में ना पड़े, तो ये बहुत अच्छी बात बोली है माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, जहां पर ऑफिसेज में क्या किया जाए, टाइम पीरियड जैसे कि टाइमिंग अलॉट कर दी जाए, कुछ लोगों की टाइमिंग शिफ्टिंग कर दी जाए, सुबह कुछ लोगों को शाम को बुला लिया जाए, मतलब लोगों को कम से कम बुलाया जाए, अलग अलग अल्टरनेट डेज पर बुलाया जाए, कोशिश की जाए वर्क फ्रॉम होम दिया जाए या फिर डिजिटल मेथड का प्रयोग किया जाए। ह्यूमन कांटेक्ट को क्या करना है, अवॉइड करना है। और अगर मीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी मीटिंग की जा सकती है। तो ये थी आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस रिलेटेड, जितनी भी न्यूज़ेस थी वो हमने आपके साथ डिस्कस की है। देखिए सिंपल से बात आपको समझनी है कि करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम के लिए। अगर आप करंट अफेयर को डेली बेसिस पर अगर आप लाइव देखते हैं, पढ़ते हैं, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही इजी हो जाती हैं। तो मैं अपने करंट अफेयर सेशन डेली मैं आपके साथ 5 PM पर लाइव हो जाता हूं
और आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको करंट अफेयर भी डिस्कस करता हूं। जैसे मैंने जो आज आपका करंट अफेयर मैंने जो आज आपके साथ जो मैंने करंट अफेयर डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड कल कुछ क्विजेस डिस्कस करेंगे। क्विज के साथ साथ मैं आपके करंट अफेयर जो भी कल के जो भी करंट अफेयर्स आज से लेकर जो भी करंट अफेयर जो भी होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप मेरी रेगुलर क्लासेस ले सकते हैं taiyareexam.com पे। मैं अभिषेक श्रीवास्तव आपका जीए गुरु। आप मेरी क्लासेस बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस भी ले सकते हैं, करंट अफेयर की क्लासेस और इकोनॉमिक सेक्शन की भी क्लासेस ले सकते हैं। क्लियर है? तो बिल्कुल मैं चाहूंगा कि आप इस कोविड-19 में सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू क्लास।